नमस्कार। एक प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 वर्ष लंबे कार्यकाल में कई सारी नीतिगत गलतियां की, जिसका मूल्य भारत आज भी चुका रहा है। शुरू करते हैं कश्मीर से। अपनी स्वतंत्रता के मात्र 2 माह के अंदर पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर पश्चिम के आदिवासियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्याएं शुरू कर दी। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। युद्ध के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री नेहरू ने श्रीनगर हवाई क्षेत्र की यात्रा की, जहां पर उन्हें भारतीय वायुसेना के पायलटों के द्वारा युद्ध की जानकारी दी गई। जब नेहरू को इस बात की जानकारी हुई कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी हमलावरों को निशाना बनाने के लिए 500 पाउंड का बम प्रयोग कर रहे हैं, तब उन्होंने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि ये अधिकतम बल का प्रयोग है, जबकि उन्हें ये बताया गया था कि ये क्षेत्र नालों और गहरी घाटियों से भरा हुआ है, जहां पर 250 पाउंड जैसे कम शक्तिशाली बम अप्रभावित सिद्ध होंगे। नेहरू के निरंतर हस्तक्षेप के बाद भी भारतीय सेना लगभग पूरे कश्मीर को मुक्त कराने में सफल हो गई थी, लेकिन नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसके चलते कश्मीर का 5वां भाग आज भी पाकिस्तान के शासन में है। पिछले 75 वर्षों से कश्मीर का यही क्षेत्र भारत में होने वाले अधिकांश आतंकवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। न केवल ये, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इसी क्षेत्र में आज चीन के कई सारे प्रोजेक्ट जारी हैं। ऊंचाई पर होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक लाभ पाकिस्तानी सेना को भी मिलता है। कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा कर इस विषय को संयुक्त राष्ट्र में भेजने का ये निर्णय प्रधानमंत्री नेहरू ने एडविना के प्रभाव में लिया था, और इसकी पुष्टि उस समय के गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन की पुत्री पैमिला हिक्स ने भी अपनी पुस्तक इंडिया रिमेम्बर्ड, अ पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द माउंटबेटन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर में भी किया है। दूसरी घटना है सन 1950 की, जब भारतीय वायुसेना आधुनिक मिसाइलों को खरीदने में इच्छुक थी और उसके लिए यूनाइटेड किंगडम से बातचीत जारी थी। उसी समय प्रधानमंत्री नेहरू भी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर थे। तब उनके लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था उस मिसाइल के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्रधानमंत्री नेहरू को देना। फिल्म समाप्त होती है एक जोरदार धमाके के साथ कि वो आधुनिक मिसाइल अपनी पूरी सटीकता के साथ शत्रु देश के विमान को नष्ट कर देती है। फिल्म का ऐसा अंत कक्ष में बैठे अन्य लोगों के लिए संतोषजनक हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के लिए नहीं। तभी तो प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिक्रिया आयोजकों के आशा के बिल्कुल विपरीत थी। लेफ्टिनेंट जनरल वास बताते हैं कि फिल्म के समाप्त होते ही नेहरू गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, I will have nothing to do with these sorts of weapons। इसके बाद वो बाहर चले गए और उनके पीछे उनकी पुत्री इंदिरा गांधी भी। आज भारत कई विषयों को संयुक्त राष्ट्र में चाहकर भी नहीं उठा पाता, क्योंकि चीन उन विषयों पर वीटो कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कभी भारत उम्मीदवार था, जिसे उस समय भारत में प्रधानमंत्री नेहरू ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उनकी प्राथमिकता भारत नहीं बल्कि चीन थी। अगस्त 1950 में नेहरू की बहन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूत विजय लक्ष्मी पंडित पत्र लिखकर बताती हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट चीन के स्थान पर भारत को स्थायी सदस्यता देने की योजना बना रहा है। उत्तर में नेहरू लिखते हैं कि आपने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विदेश विभाग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन को हटाने और भारत को उसके स्थान पर रखने की कोशिश कर रहा है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हर दृष्टि से बुरा होगा। ये चीन का स्पष्ट अपमान होगा और इसका मतलब होगा कि हमारे और चीन के बीच में एक अलग तरह का अलगाव। मुझे लगता है कि विदेश विभाग ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन हमारा उस रास्ते पर चलने का कोई इरादा नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश के लिए दबाव डालते रहेंगे। भारत कई कारणों से निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है, लेकिन हम
चीन की कीमत पर नहीं जा रहे हैं। सन 1955 में रूस ने भी इसी प्रकार की एक पेशकश की थी, इस अंतर के साथ कि भारत सुरक्षा परिषद का छठा सदस्य बन जाए। लेकिन नेहरू ने उस समय रूस से ये कहा कि भारत को स्थायी सदस्य बनने का यह एप्रोप्रिएट टाइम या उचित समय नहीं है और हमें पहले चीन को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उस वर्ष के बाद सोवियत संघ और अन्य देशों के यात्रा वृत्तांत में नेहरू लिखते हैं कि अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुझाव दिए गए हैं कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लिया जाना चाहिए, लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं, और भारत को सुरक्षा परिषद में उसकी जगह लेनी चाहिए। निसंदेह हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है चीन के साथ मतभेद होना, और चीन जैसे महान देश के लिए सुरक्षा परिषद में ना होना बहुत अनुचित होगा। इसलिए हमने यह सुझाव देने वालों को स्पष्ट कर दिया है कि हम इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकते। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उस समय इन घटनाओं पर पत्र लिखते हुए नेहरू से कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश के लिए इस विषय को उठाने वाले व्यवहारिक रूप से अकेले देश हैं। इसके बाद भी चीन हमारी उदासीनता से सहमत नहीं है। चीन हमें हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता रहता है। इसलिए अगली बार जब भी चीन संयुक्त राष्ट्र में भारत की आलोचना करे या भारत का विरोध करे, तो आप इसके लिए निसंदेह नेहरू को धन्यवाद दे सकते हैं। अगस्त 1950 में जब पहली बार भारत ने यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को ठुकराया था, उसके मात्र 2 महीने के बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत पर हुए इस भयावह आक्रमण के बाद भी नेहरू ने चीन का पक्ष लिया। सन 1912 तक तिब्बत चीन से स्वतंत्र हो चुका था। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही तिब्बत की ल्हासा सरकार ने नेहरू से निरंतर सैन्य सहायता की मांग की, जिसे नेहरू ने ठुकराया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1950 तक जमीन के भूखे चीनियों ने तिब्बत पर अधिपत्य कर लिया। तिब्बत पर हुए इस चीनी आक्रमण से भारत में आक्रोश फैल गया। हमले के दूसरे ही दिन भारत सरकार ने चीन को पत्र लिखकर चीनी सरकार द्वारा भारत को दिए गए आश्वासन की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं, जिस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तिब्बत चीन का एक आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब सरदार पटेल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई मित्र नहीं बल्कि संभावित शत्रु बोल रहा है, लेकिन नेहरू इस पर भी शांत रहे और हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। अंत में ल्हासा सरकार ने भारत से संयुक्त राष्ट्र के समक्ष तिब्बत के इस मामले को प्रस्तुत करने की अनुरोध किया, लेकिन नेहरू ने तिब्बत वासियों को ये सलाह दी कि यदि वे मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा स्वयं करना चाहिए। आश्चर्यजनक बात ये कि तिब्बत के विरुद्ध चीन की नग्न आक्रामकता के बाद भी, भारत के प्रति स्पष्ट तिरस्कार के बाद भी नेहरू संयुक्त राष्ट्र में चीन की वकालत कर रहे थे। चीन के साथ बातचीत के लिए नियुक्त भारतीय राजनयिक सुबिमल दत्त के अनुसार नेहरू ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि चीन भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी बनने की ओर अग्रसर है। नेहरू के अनुसार चीन आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और कृषि सुधार की अपनी आंतरिक समस्याओं में इतना व्यस्त होगा कि वो किसी भी विदेशी आक्रमण का साहस नहीं कर पाएगा। आगे चलकर 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के द्वारा भारत ने तिब्बत में अपने पारंपरिक अधिकारों का न केवल त्याग किया, बल्कि झिंजियांग के ल्हासा और कासगढ़ में अपने दूतावासों को भी बंद कर दिया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन के एक बड़े क्षेत्र पर चीन द्वारा आधिपत्य को न केवल स्वीकारा बल्कि उसे माफ भी कर दिया। सन 1949 में जब माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादियों ने चीन पर अपना आधिपत्य किया, तब इससे कई देश चिंतित हो गए। उनकी चिंताएं तब और बढ़ने लगी जब चीन ने अपने देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। चीन पर आक्रमण करके उसका विलय
अपने में कर लिया। ऐसे में एशिया के अधिकांश देश भारत एक आशा की नजर से देख रहे थे। लेकिन नेहरू ने इस आपदा को अवसर में बदलने के स्थान पर चीन की छवि बदलने पर मेहनत की और इसके लिए उनको अवसर भी मिला। इंडोनेशिया में हुए सन 1955 की बांडुंग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देश बांडुंग कॉन्फ्रेंस में चीन को आमंत्रित करने के विरोध में थे, क्योंकि उस समय तक साम्यवादी शासनों को मान्यता नहीं प्राप्त थी। लेकिन नेहरू ने ये तर्क दिया कि यदि हम बांडुंग कॉन्फ्रेंस में किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसके शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। वो पहली बार था जब चीनी प्रधानमंत्री झोउ इनलाई किसी इतनी विशाल एशियाई अफ्रीकी सभा में गए थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस का भरपूर लाभ उठाया। चीनी प्रधानमंत्री ने थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के प्रतिनिधियों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही एक बयान जारी करके ये कहा कि चीनी लोग अमेरिकी लोगों के प्रति मित्रवत हैं, वे अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि चीन पूर्वी एशिया, विशेषकर ताइवान पर तनाव कम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक है, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1972 में निक्सन माओ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसके चलते चीन के लिए पश्चिमी निवेश और प्रौद्योगिकी का एक नया द्वार खुल गया। सन 1962 के चीन के साथ हुए युद्ध में भारत को पराजय हुई, जिसका मुख्य कारण था नेहरू की वो नीतिगत गलतियां जिनसे स्पष्ट रूप से बचा जा सकता था। सन 1951 में जब नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, तब भारतीय सेना प्रमुख KM करियप्पा ने अरुणाचल प्रदेश में होने वाले संभावित संकट से बचने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिस पर नेहरू की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये बताना कमांडर इन चीफ का काम नहीं है कि वो देश की रक्षा कैसे करे। जहाँ तक प्रश्न अरुणाचल प्रदेश का है, चीनी सेना स्वयं हमारी सीमा की रक्षा करेंगी। इसी प्रकार से जब सन 1958 में चीन का सैन्य प्रतिनिधिमंडल अंबाला में उतरता है, तो उनके लिए फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी गोलीबारी का प्रदर्शन करना और रात्रि भोज आयोजित करने का उत्तरदायित्व 4th इन्फैंट्री डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल JFR जैकोब को दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जैकोब बताते हैं कि रात्रि भोज के दौरान चीनी सैनिक एक के बाद एक लगातार उत्तेजक और विवादास्पद बातें कर रहे थे। जैकोब ने जब इसकी रिपोर्ट कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल BM कॉल को दी, तब उन्होंने ये कहते हुए इस बात को खत्म कर दिया कि तुमने चीनी सैनिकों की बात को गलत समझा। ऐसा कहा जाता है कि BM कॉल को ये नौकरी केवल इसलिए मिली थी क्योंकि वे नेहरू के चचेरे भाई थे, और ये बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि जब 4 साल बाद सन 1962 में BM कॉल को 4थे कोर का कमांडर बनाया गया, जिसका काम चीनी आक्रमण को रोकना था, तब BM कॉल एक विशेष विमान में युद्ध के मैदान से बाहर चले गए और दिल्ली के एक सैन्य अस्पताल के VIP वार्ड में भर्ती हो गए। प्रधानमंत्री नेहरू का चीन के प्रति जितना झुकाव था, अमेरिका के प्रति उतना ही अलगाव भी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका ने कई हद तक भारतीयों का समर्थन भी किया था, इसलिए दोनों देशों को स्वाभाविक रूप से सहयोगी होना चाहिए था। लेकिन नेहरू के विचार कुछ और थे। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने संभवतः अपने ब्रिटिश मित्रों से प्रभावित होकर इसे अस्वीकार कर दिया। अगले ही वर्ष अमेरिकियों ने एक और निमंत्रण दिया और इस बार अक्टूबर 1949 में अमेरिका के 3 सप्ताह के दौरे पर जाने के लिए नेहरू सहमत हो गए, लेकिन ये यात्रा शुरू से ही असफल रही। नेहरू के सोवियत समर्थक रुख और उनके लगातार पश्चिम विरोधी बयान के कारण भारत पश्चिम से अछूत हो गया था। ये स्थिति कई हद तक तब बदली जब सन 1951 में भारत के प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंदी के रूप में आगे बढ़ा दिया था।
ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने भारत को अपने शत्रु के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए विकल्प सीमित कर दिए थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्णय उनके साथियों से अधिक प्रभावित होते थे। निश्चित रूप से जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही एक समय भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू भारत के सबसे अक्षम नेताओं में से एक के रूप में गिने जाएंगे। ये तब होगा जब भारतीय यह जानेंगे कि प्रधानमंत्री नेहरू ने हर स्थिति में भारत के हितों को अंतिम स्थान पर रखा। ये तब होगा जब उनके उदार प्रशंसकों द्वारा बनाए गए मिथक टूट जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।